हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के सेशन में, आज के लेक्चर में हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 के आज एक दूसरी टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हम लोग उस टॉपिक का नाम क्या है भाई? धारा घनत्व। आज हम लोग धारा घनत्व के बारे में जानेंगे, जिसको आप लोग करंट डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी। यानी हम लोग आज समझेंगे धारा घनत्व क्या है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आज के सेशन को जो दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा गाइस। चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व पढ़ाने से पहले एक वर्ड का हम लोग उपयोग करने वाले हैं, आप वो जरा सा समझिएगा। उस वर्ड का उपयोग हम लोग कौन से वर्ड का उपयोग करेंगे? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ परिच्छेद। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये गाइज हम लोग इस वर्ड का उपयोग करने वाले हैं। क्या इस वर्ड को आप लोग अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं? हमने क्या लिखा है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या आप जानते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है? नहीं जानते? तो चलिए आज आप जान जाएंगे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कभी जो है खीरा ले लीजिएगा, खीरा खाए हुए होंगे ना। तो खीरा जो है आपका कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि ये मान लीजिएगा खीरा ही हो गया या कोई भी कुछ भी एक इस प्रकार की आकृति हो गई। तो भाई इस आकृति में से एक भाग आप काट के निकाल लीजिए, एक भाग आप काट के निकाल लीजिए, वो आपका क्या होता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। अगर यहीं एकांक लग जाए तो और अच्छा हो जाएगा। एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल। तो एकांक का मतलब इस पूरे क्षेत्रफल में से किसी एक क्षेत्रफल में से। जैसे क्या होता है, ये मार्कर हो गया ना, मार्कर भी तो एक इसी प्रकार की आकृति का दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करेंगे कि इस पूरे मार्कर में से किसी एक भाग को आप लोग ऐसे 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 गोले भाग में जब काटेंगे तो किसी एक भाग को बाहर निकाल लिया जाए, वो एक भाग क्या कहलाता है? एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ में आ रही है? और एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी पूरे क्षेत्रफल में से कोई एक क्षेत्रफल काट के बाहर कर लो, वही एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है। तो चलिए इस वर्ड को आप लोग जान गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं धारा घनत्व की। भाई क्या होता है? वहाँ एक आपको एक चालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक चालक बनाते हैं। ये कोई क्या हो गया? चालक हो गया। ठीक, ये कोई क्या हो गया? चालक हो गया। अब क्या करते हैं? इस चालक में से एक भाग काट लेते हैं। चालक में से एक भाग काट लेते हैं। ये चालक का जो एक भाग काटे, ये क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कहलाता है। तो इससे होकर गुजरने वाली अब इससे होकर अभिलंबवत, देखिए ये इसके क्या है? अभिलंबवत है ना, क्षेत्रफल की दिशा ऊपर है ये धारा। तो इसके कौन से? इस अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होती है वो क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। फिर से पुनः से एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से, किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा आई ही क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। मान लेते हैं अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? ए है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आई। आप इसको यहाँ पर न समझ पा रहे होंगे कि ये अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो देखिए ये भाग हम लोगों ने काट कर यहाँ पर रखा है। ये देखिए यही अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, जिसका एरिया हम लोगों ने ए माना है। अब इस क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी धाराएं हैं आई, जितनी धारा होगी वो धारा क्या कहलाएगी? धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम लोग कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। ये बात आपको समझ में आई? इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। आइए लिखते हैं। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से अभिलंबवत, क्या? अभिलंबवत गुजरने वाली धारा ही, अभिलंबवत
गुजरने वाली धारा ही धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? धारा घनत्व कहलाती है। ठीक, इसे यह कौन सी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? यह एक सदिश राशि है। ठीक, यह एक क्या है? सदिश राशि है। इसे कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। ये बात आप समझिएगा, इसे हम लोग कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यदि हम मान लेते हैं, माना अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। माना अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है? ए है। माना अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है? ए है। ए से होकर गुजरने वाली धारा आई हो। होकर गुजरने वाली धारा क्या हो? धारा आई हो। होकर गुजरने वाली धारा क्या हो? आई हो। तो तब धारा घनत्व जे बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, धारा घनत्व जे बराबर क्या हो जाएगा? गुजरने वाली धारा आई। जे बराबर क्या हो जाएगा? गुजरने वाली धारा आई ना। तो गुजरने वाली धारा क्या हो जाएगी? धारा आई क्या है? कैपिटल आई माने हो ना, तो धारा आई और बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या हो गया? ए। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर हो जाएगा आई अपान ए। आई अपान क्या हो गया? ए। ये फार्मूला आ गया तब के लिए जब अभिलंबवत गुजर रही थी। तो जब आपका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है परिच्छेद का क्षेत्रफल, आई के साथ 90 अंश का कोण बना रहा था या आई के साथ लंबवत था, तब के लिए ये हो गया गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं? यदि यही स्थिति लगाते हैं। यदि क्या लगाते हैं? यदि जो आपका ये पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है वो धारा के साथ थीटा अंश का कोण निर्मित कर दे। देखिए ये क्या है? ये गुजरने वाली धारा आई है। ये गुजरने वाली धारा आई है और ये क्या है? आपका क्या है? अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। तो देखिए क्षेत्रफल की दिशा इधर की तरफ है, आई आपका इधर की तरफ हो रहा है। तो आई और ए के बीच यदि कोण थीटा बन जाए या आई और ए के बीच का कोण क्या हो जाए? थीटा हो जाए, तब धारा घनत्व क्या होगा? तो इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे भाई? यदि धारा आई व परिच्छेद का क्षेत्रफल ए के बीच का कोण, ए के बीच का कोण थीटा हो। क्या हो? थीटा हो। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता? आई अपान ए होता था, पर यहाँ क्षेत्रफल ए कॉस थीटा हो चुका है। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा। जब थीटा कोण पर आपका पृष्ठ होगा तब के लिए धारा घनत्व का व्यंजक ये हो जाएगा, जे इक्वल टू आई अपान ए कॉस थीटा। ये बात आपको समझ में आई? आई क्या आ गया? जे बराबर आई अपान ए कॉस थीटा। जब थीटा कोण के लिए था तब थीटा कोण के लिए इस प्रकार आपका आकृति बनेगा, और जब 90 अंश पे रहेंगे तो उस प्रकार हो जाता है। तो गाइज एक बार हम लोग इसके मात्रक की चर्चा करते हैं और बीमा की चर्चा करते हैं। तो आइए जे का मात्रक निकालते हैं। किसका निकालते हैं? जे का मात्रक। तो जे का मात्रक निकालने के लिए इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो पता होना चाहिए आई का मात्रक। जे का मात्रक निकालने के लिए भाई आई का मात्रक बटे किसका मात्रक? ए का मात्रक। चलिए ए का मात्रक। तो आप जानते हैं आई क्या है? धारा है। तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है।
और ए क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया, जे का मात्रक निकाल लिया। अगर आपको जे की बीमा चाहिए तो जे की बीमा भी निकाला जा सकता है। इधर देखिए हम लोग आइए जे की बीमा भी निकाल लेते हैं, जे की बीमा। तो जे की बीमा निकालने के लिए आई की बीमा लिखनी होगी, क्या लिखनी होगी, आई की बीमा, और बटे किसकी बीमा लिखनी होगी, ए की बीमा, आई की बीमा बटे किसकी बीमा, ए की बीमा। तो आई क्या है, धारा है, तो धारा की बीमा क्या होती है, तो धारा की बीमा आपको पता होना चाहिए। धारा के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आई आपने पढ़ा है ना, ये कौन सा फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, याद आया कुछ, तो भाई क्यू आवेश है, आवेश के लिए ए टी हो जाएगा, और ये टी के लिए टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई के लिए क्या हम लोग लगा देंगे, ए लगा देंगे। आई की बीमा क्या हो गई, ए, और ध्यान दीजिए, और ए वहाँ क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर इनकी बीमा हो जाएगी एल के पावर 2, और एल के पावर 2 ऊपर चले जाएंगे तो एल के पावर -2, और ए ये इनकी क्या आ गई, बीमीय सूत्र आ गई। जे की बीमीय सूत्र क्या आ गई, एल के पावर -2 इंटू ए। तो गाइज इस प्रकार आपका जो धारा घनत्व है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। एक बार पुनः हम इसको रिपीट करते हैं, धारा घनत्व क्या होता है, जैसे आपने क्या लिया कि ये कोई चालक ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चालक लेते हैं। इस चालक के एक क्षेत्रफल से, भाई एक क्षेत्रफल, इसको ऐसे 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 छोटे छोटे भागों में काटेंगे, किसी एक खंड से होकर गुजरने वाली जो धारा होगी, एक खंड से होकर, जैसे मान लिया जाए इतना बड़ा बड़ा खंड काटा जाए, तो ये जैसे ये इसको हमने खोला तो ये एक भाग हो गए, तो इस एक भाग से अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा होगी वो क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। हम लोग यह कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल जे से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार आपका जो धारा घनत्व होता है वो कंप्लीट रूप से समाप्त होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अपने नोट्स में बना के रख लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा, ठीक। फिर हम लोग चर्चा करते हैं, एक छोटी सी हेडिंग है इसी से रिलेटेड कि विद्युत चालन क्या होता है, विद्युत चालन क्या होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। फिर आज का सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नए सेशन में जो है अपवाह वेग की चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और एक सरल भाषा में आसान तरीके से सिखाएंगे। अगर आपको न समझ में आएगा तो आप बताइएगा, एकदम सरल लैंग्वेज में बताएंगे। तो चलिए इसको मूव करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ELE, कि विद्युत चालन क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों को कहा जाता है कि भाई आप दूरी तय कर रहे हो, आप चल रहे हो ना। पक्षियाँ चलती हैं तो पक्षियों को ये नहीं कहता पक्षियाँ चल रही, पक्षियाँ उड़ रही हैं, ठीक, यही कहा जाता है ना। जैसे सांप चला गया तो उसको नहीं कहते कि सांप चला गया, सांप रेंगा, ठीक, कीट पतंग चलते तो रेंगते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर विद्युत चालन क्या होता है कि जब आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो गए, एक आवेशित कण यहाँ ए से हटकर कहाँ पर चला गया, बी पर, ए से हटकर कहाँ पे चला गया, बी पर। फिर से मैं बता रहा हूँ भाई, ये कोई जो आवेशित कण था, इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन ही नहीं और कोई भी हो सकता है भाई। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई भी आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए या चला जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या बताया कि भाई यदि कोई आवेशित कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाता है, दूसरे स्थान तक चला जाता है, तो भाई इसे हम लोग विद्युत चालन कहते हैं। और ये जो चलने वाले जो आवेश हैं इन्हें हम लोग गतिमान आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिमान आवेश वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, गतिमान आवेश वाहक कहते हैं। तो बात समझ में आई होगी गाइज। तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ये एकदम सरल सी छोटी सी हेडिंग है। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाना ही या चले जाना ही
विद्युत चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत चालन कहलाता है गाइज। ठीक, ये विद्युत चालन कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक, अब चलने वाले जो आवेश होते हैं ना, या स्थानांतरित लिख सकते हैं, स्थानांतरित होने वाले आवेश, स्थानांतरित होने वाले आवेश गतिमान आवेश वाहक कहलाते हैं। गतिमान आवेश वाहक कहलाते हैं। गतिमान आवेश वाहक कहलाते हैं। वाहक कहलाते हैं। ठीक, ये बात नोट कर लीजिएगा आप लोग ना। यहाँ पर विद्युत चालन आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस प्रकार आप विद्युत चालन को बता सकते हो, समझ सकते हो। तो आज की सेशन में बस यहीं तक हम लोग आज की क्लास को रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देना चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपवाह वेग की चर्चा करेंगे, अनुगमन वेग की चर्चा करेंगे गाइज, और एकदम सरल भाषाओं में एकदम ट्रिकी रूप से समझाएंगे गाइज। आप लोग नेक्स्ट सेशन की क्लास लेना ना भूलिएगा, ज़रूर जुड़िएगा। ठीक, तो गाइज आई होप आज की लेक्चर, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।